माधोपुर गांव की सुबह हमेशा गंगा नदी के उस पार से उगते सूरज की लालिमा के साथ शुरू होती थी। लेकिन सावित्री देवी के लिए हर सुबह संघर्ष का एक नया अध्याय लेकर आती थी। गंगा के किनारे बसा यह गांव अपनी प्राचीन परंपराओं और गहरी गरीबी के बीच कहीं खोया हुआ था। सावित्री का घर, जिसे घर कहना शायद उस शब्द का अपमान होगा, ईंटों और गारे से बनी एक पुरानी संरचना थी जिसकी दीवारें अब समय की मार से झुक चुकी थीं। जब वह भोर में उठकर गाय का गोबर साफ करती और चूल्हा जलाती, तो धुएं से भरी उसकी आंखें अक्सर उन दरारों को निहारती थीं जो उसके जीवन की तरह ही गहरी और अपूरणीय थीं। वह जानती थी कि उसके पसीने की हर बूंद का हिसाब केवल वक्त ही देगा। सावित्री एक विधवा थी, और भारतीय ग्रामीण समाज में एक विधवा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं होता। 10 साल पहले जब उसके पति का देहांत हुआ था, तब समाज ने उसे सफेद साड़ी पहनाकर रंगों से दूर कर दिया था। लेकिन उन्होंने उसकी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं किया था। वह खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घरों में अनाज साफ करती और रात को दिए की मध्यम रोशनी में बीड़ी बनाने का काम करती थी। यह सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए था। उसका बेटा विक्रम विक्रम उसकी अंधेरी दुनिया का एकमात्र दीपक था। एक ऐसा सहारा जिसके लिए वह अपनी हड्डियों को गलाने के लिए भी तैयार थी। उसकी आंखों में एक सपना था कि उसका बेटा इस धूल और गरीबी से निकलकर एक बड़ा साहब बनेगा। विक्रम बचपन से ही गांव के अन्य लड़कों से अलग था। जब दूसरे बच्चे धूल में कंचे खेलते थे, विक्रम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फटी पुरानी किताबों में दुनिया खोजता था। उसकी मेधावी बुद्धि और पढ़ने की लगन ने गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। सावित्री अक्सर उसे पढ़ते हुए देखती तो अपनी थकान भूल जाती थी। वह सोचती थी कि शायद सरस्वती मां ने उसकी किस्मत में धन नहीं, लेकिन एक होनहार बेटा लिख दिया है। विक्रम भी अपनी मां के बलिदानों को समझता था, इसलिए उसने कभी नए कपड़ों या खिलौनों की जिद नहीं की। वह जानता था कि उसकी मां की साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ सिक्कों में ही उनका पूरा संसार समाया हुआ है। वह दिन सावित्री के जीवन का सबसे खुशी और सबसे भारी दिन था जब विक्रम का 12वीं का परिणाम आया और उसने पूरे जिले में टॉप किया था। गांव के प्रधान और स्कूल के मास्टर घर आए और सावित्री को बधाई दी। विक्रम की आंखों में एक नई चमक थी। उसने मां के पैर छूकर कहा, मां, अब मुझे शहर जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं जिला अधिकारी बनूंगा। सावित्री का सीना गर्व से फूल गया। लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने शहर में कोचिंग और रहने के खर्च का जिक्र किया, सावित्री के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चिंता की लकीरों में बदल गई। वह रकम इतनी बड़ी थी कि सावित्री अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर भी उसे पूरा नहीं कर सकती थी। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। वह अपनी टूटी हुई चारपाई पर करवटें बदलती रही और छत की लकड़ियों को घूरती रही। बाहर झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। उसके पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। खेत का छोटा टुकड़ा पति के इलाज में पहले ही बिक चुका था और घर के बर्तन भी धीरे धीरे कम हो चुके थे। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर गई, जहां सोने का एक पतला कंगन अब भी मौजूद था। यह उसके विवाह की आखिरी निशानी थी, जिसे उसने सबसे बुरे वक्त में भी बचाकर रखा था। यह केवल सोना नहीं था, बल्कि उसके सुहाग की स्मृति और उसके अस्तित्व का हिस्सा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री उठ गई और उसने अपने संदूक से वह कंगन निकाला। उसे अपने हाथों में पकड़कर वह देर तक रोती रही, जैसे वह अपने पति से क्षमा मांग रही हो। यह कंगन बेचना अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बेचने जैसा था, लेकिन सामने उसके बेटे का भविष्य खड़ा था। उसने अपने आंसू पोंछे, घूंघट से चेहरा ढंका और शहर जाने वाली पहली बस पकड़ने के लिए निकल पड़ी। वह नहीं चाहती थी कि विक्रम या गांव का कोई भी व्यक्ति उसे सुनार की दुकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखे। उसके कदमों में एक भारीपन था,
लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प भी था कि उसका बेटा कभी उस गरीबी का मुंह नहीं देखेगा जो उसने देखी है। शहर का बाजार भीड़भाड़ और शोर शराबे से भरा था, जो सावित्री के गांव की शांति के बिल्कुल विपरीत था। सुनार की दुकान पर जब उसने वह कंगन तराजू पर रखा तो उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें भी उस तराजू के पलड़े में रखी जा रही हैं। सुनार ने कंगन को कसौटी पर घिसा और एक रूखे भाव से उसकी कीमत लगाई। वह कीमत कंगन की भावनात्मक अहमियत से बहुत कम थी, लेकिन सावित्री के पास मोलभाव करने की ताकत नहीं थी। उसने कांपते हाथों से नोटों की गड्डी ली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर छिपा लिया। वह पैसा उसे अपनी त्वचा पर अंगारों की तरह जलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। घर लौटते समय सावित्री ने विक्रम के लिए कुछ लड्डू और एक नया पेन खरीदा। जब वह घर पहुंची तो विक्रम अपनी किताबों में खोया हुआ था। सावित्री ने उसे वह पैसे दिए और कहा, ये ले बेटा, तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो गया। विक्रम ने आश्चर्य से मां की ओर देखा और पूछा, मां, इतने पैसे कहां से आए? सावित्री ने एक पल के लिए अपनी खाली कलाई को पल्लू के नीचे छिपा लिया और मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया, तेरे बाबूजी ने मेरे लिए कुछ पैसे जमा किए थे जो मैंने बुरे वक्त के लिए छिपा रखे थे। आज उससे बेहतर वक्त और क्या होगा? विक्रम ने मां की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह अपनी मां की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ने के लिए अभी बहुत छोटा और अनुभवहीन था। उसने उत्साह के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी। जाने का दिन भी आ गया। सावित्री ने रात भर जागकर विक्रम के लिए मठरी और अचार बनाया और उसके पुराने कपड़ों को धोकर करीने से अटैची में जमाया। हर घड़ी बीतने के साथ सावित्री का दिल बैठा जा रहा था। वह जानती थी कि जिस दिन विक्रम इस घर की दहलीज पार करेगा, वह फिर कभी वही छोटा बच्चा बनकर वापस नहीं आएगा। शहर की हवा और किताबों की दुनिया उसे बदल देगी, और यही बदलाव सावित्री की जीत और हार दोनों होगा। बस स्टॉप पर धूल और धुएं का गुबार था। विक्रम ने मां के पैर छुए और बस में चढ़ गया। सावित्री खिड़की के पास खड़ी होकर उसे तब तक निहारती रही जब तक बस की परछाई धूल के बादलों में ओझल नहीं हो गई। जब बस चली गई तो सावित्री को लगा जैसे उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। वह वहीं सड़क किनारे खड़ी रही, अकेली, खाली हाथ और खाली कलाई के साथ। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वे केवल विदाई के नहीं थे, बल्कि उस भयानक अकेलेपन के भी थे जो अब उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना, चाहे मेरी जान ले लेना। घर लौटने पर सन्नाटा इतना गहरा था कि वह गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। जिस घर में कल तक विक्रम की किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती थी, वहां अब केवल हवा की सरसराहट थी। सावित्री ने चूल्हा नहीं जलाया। उसे भूख का एहसास ही नहीं था। वह विक्रम की छोड़ी हुई किताबों को सहलाती रही, मानो उनमें उसे अपने बेटे का स्पर्श मिल जाए। उसने अपनी खाली कलाई को देखा, जहां अब कंगन का निशान शेष रह गया था, एक सफेद लकीर जो सांवली त्वचा पर अलग दिख रही थी। यह निशान उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उसने अपने बेटे के पंखों के लिए क्या कीमत चुकाई है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सावित्री का जीवन अब केवल विक्रम की चिट्ठियों के इंतजार तक सिमट गया था। वह हर दिन डाकिया के आने के समय दरवाजे पर बैठ जाती थी। जब भी कोई चिट्ठी आती, वह गांव के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसे पढ़वाती और हर शब्द को अपने दिल में उतार लेती। विक्रम लिखता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, शहर बहुत बड़ा है और वह जल्द ही अधिकारी बनकर लौटेगा। उन शब्दों को सुनकर सावित्री अपनी सारी थकान और भूख भूल जाती थी। उसे लगता था कि उसका तप सफल हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि शहर की चकाचौंध धीरे धीरे उसके बेटे के मन से गांव की मिट्टी की यादें धुंधली कर रही थी। गांव में लोग बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि सावित्री ने अपनी बुढ़ापे का सहारा दूर भेज दिया, तो कोई कहता कि शहर जाकर लड़के बिगड़ जाते हैं। लेकिन सावित्री ने अपने कानों को बहरा कर लिया था। उसका विश्वास अडिग था।
वह और भी कड़ी मेहनत करने लगी ताकि विक्रम को हर महीने खर्चे के पैसे भेज सके। उसने अपनी खुराक आधी कर दी थी। दूध और घी अब उसके लिए विलासिता की वस्तुएं थीं, जो उसने त्याग दी थीं। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, गाल पिचक गए थे, लेकिन आंखों में बेटे की सफलता की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वह एक जीवित लाश की तरह काम करती, केवल इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बेटा लाल बत्ती वाली गाड़ी में आएगा। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, सावित्री की छत का एक कोना टपकने लगा। उसने बर्तन लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी का रिसाव उसके जीवन की तरह ही अनियंत्रित था। वह कोने में सिमट कर बैठ गई और अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगी। देखो, हमारा विक्रम कितनी दूर निकल गया है। आप चिंता मत करना, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। उस रात बिजली की कड़कड़ाहट के बीच सावित्री ने एक भयानक सपना देखा कि विक्रम उसे पहचान नहीं रहा है। वह पसीने से लथपथ होकर जागी और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। यह मां का अंतर्मन था, जो आने वाले तूफान की आहट सुन रहा था, जिसे उसका चेतन मन स्वीकार नहीं करना चाहता था। समय का पहिया घूमता रहा और विक्रम की मेहनत रंग लाई, लेकिन इस सफलता की कीमत सावित्री अपने स्वास्थ्य और अपनी संपत्ति से चुका रही थी। गांव के साहूकार से उसने घर गिरवी रखकर कुछ और पैसे उधार लिए थे, ताकि विक्रम की मुख्य परीक्षा की फीस भरी जा सके। साहूकार ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए अंगूठा लगवाया था, यह जानते हुए कि सावित्री शायद ही कभी यह कर्ज चुका पाएगी। सावित्री के लिए वह कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि विक्रम के भविष्य का परवाना था। उसे विश्वास था कि एक बार विक्रम साहब बन गया तो वह सारी दुनिया खरीदकर उसके चरणों में रख देगा। उसे क्या पता था कि दुनिया खरीदने की चाहत में इंसान अक्सर अपने ही घर का रास्ता भूल जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के उस घुटन भरे कमरे में, जहां किताबों के पहाड़ के नीचे विक्रम ने अपनी जवानी के सुनहरे साल खपा दिए थे, आज जीत का शोर गूंज रहा था। संघ लोक सेवा आयोग एपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका था और माधोपुर के उस साधारण लड़के ने न केवल सूची में अपनी जगह बनाई थी, बल्कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया था। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर चमक रहे थे और हर कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। इस शोर शराबे और चकाचौंध के बीच विक्रम को एक पल के लिए अपनी मां का झुर्रियों भरा चेहरा याद आया, लेकिन कैमरों की फ्लैशलाइट ने उस याद को धुंधला कर दिया। उसने जब गांव के प्रधान के फोन पर मां को खबर दी, तो उधर से केवल खुशी की सिसकियों की आवाज आई। विक्रम ने मां, मैं बन गया कहकर जल्दी से फोन काट दिया, क्योंकि उसके नए शहरी दोस्त उसे शैंपेन की बोतल खोलने और जश्न मनाने के लिए खींच रहे थे। मसूरी की बादियों में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA का वातावरण माधोपुर की धूल और गर्मी से कोसों दूर किसी दूसरी दुनिया जैसा था। यहां प्रशिक्षण के दौरान विक्रम का परिचय उस अभिजात वर्ग से हुआ जिसे उसने अब तक केवल फिल्मों में देखा था। सुबह की शुरुआत घुड़सवारी और गोल्फ से होती और शामें औपचारिक डिनर पार्टियों और बॉलरूम डांसिंग में बीतती। विक्रम ने यहां छुरी कांटे से खाना सीखा, वाइन के प्रकारों को पहचाना और परिष्कृत अंग्रेजी लहजे में बात करना शुरू किया, जैसे जैसे वह इस नई चमकदार जीवन शैली में ढलता गया। उसके अंदर का वह गांव वाला लड़का जो कभी गोबर के उपले पाथता था, शर्मिंदा होकर कहीं कोने में दुबक गया। उसे अब अपने अतीत, अपने फटे हुए कपड़ों और अपनी मां की देहाती भाषा पर शर्म आने लगी थी, जिसे वह अब अपनी नई पहचान से अलग करना चाहता था। अकादमी में ही विक्रम की मुलाकात रिया से हुई, जो दिल्ली के एक कद्दावर राजनेता और अरबपति बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। रिया आधुनिकता की प्रतिमूर्ति थी, आत्मविश्वास से लबरेज, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली और ब्रांडेड कपड़ों की शौकीन। विक्रम उसकी सुंदरता और उसके रुतबे की ओर खिंचा चला गया, जैसे कोई पतंगा आग की ओर जाता है। रिया के लिए विक्रम एक सेल्फ मेड मैन था,
एक जीनियस जिसने गरीबी को हराया था। लेकिन रिया को उस गरीबी की असलियत का कोई अंदाजा नहीं था। विक्रम ने भी कभी उसे अपनी मां की टूटी हुई झोपड़ी या उन काली रातों के बारे में नहीं बताया जब वे भूखे सोए थे। वह रिया के सामने खुद को एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से बताता जो वास्तविकता से काफी बेहतर था। वह रिया की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए अपने अस्तित्व की जड़ों को बड़ी बेरहमी से काट रहा था। रिया के साथ समय बिताते हुए विक्रम को एक अलग तरह की नशा होने लगा था, सत्ता और संपन्नता का नशा। वे वीकेंड पर देहरादून के महंगे कैफे में जाते, जहां एक कॉफी की कीमत उतनी होती थी जितनी उसकी मां महीने भर की दवाइयों पर खर्च करती थी। जब रिया अपने अमीर दोस्तों के साथ गंवार लोगों या देहातियों का मजाक उड़ाती, तो विक्रम भी उनके साथ हंसता। हालांकि अंदर ही अंदर उसे चुभन होती थी, लेकिन वह उस चुभन को नजरअंदाज कर देता, यह सोचकर कि अब वह उनमें से एक नहीं है। वह अब साहब था, और साहब लोग कीचड़ में नहीं उतरते। उसने रिया को प्रपोज किया और रिया ने तुरंत हाँ कर दी। रिया के पिता को भी एक होनहार आईएएस दामाद चाहिए था जो उनके राजनीतिक कद को और बढ़ा सके। इसलिए रिश्ते को तुरंत मंजूरी मिल गई। शादी की तैयारियां दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शुरू हुईं, जो किसी राजमहल से कम नहीं था। लाखों रुपये केवल फूलों की सजावट पर खर्च किए जा रहे थे। जब विक्रम ने शादी का निमंत्रण देने के लिए मां को फोन किया, तो उसकी आवाज में वह उत्साह नहीं था जो एक बेटे का होना चाहिए। सावित्री खुशी से रो पड़ी और कहने लगी कि वह पूरे गांव को मिठाई खिलाएगी और बारात लेकर आएगी। विक्रम का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत टोका, नहीं मां, यह शहर की शादी है। यहां गांव वालों को लाने की जरूरत नहीं है। तुम बस पकड़कर आ जाना। शादी वाले दिन सावित्री अपनी पुरानी संदूक से निकाली गई सबसे अच्छी सूती साड़ी पहनकर दिल्ली पहुंची। वह साड़ी भी कई जगहों से रफू की हुई थी, लेकिन सावित्री के लिए वह अनमोल थी। जब वह होटल के भव्य द्वार पर पहुंची, तो दरबानों ने उसे भिखारी समझकर रोकने की कोशिश की। विक्रम, जो शेरवानी पहने हुए किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, ने उसे देख लिया और जल्दी से पास आया। मां उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विक्रम ने उसे कंधों से पकड़कर रोक दिया और धीरे से कहा, मां, यहां बहुत बड़े लोग आए हैं, तमाशा मत करो। सावित्री के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी आंखों में जो चमक बेटे को दूल्हा बने देखकर आई थी, वह विक्रम के रूखे व्यवहार से एक पल में बुझ गई। विक्रम अपनी मां को मुख्य हॉल से दूर एक कोने में ले गया, जहां कुछ कम महत्वपूर्ण मेहमान बैठे थे। उसने सावित्री का परिचय रिया और उसके परिवार से बहुत संक्षेप में कराया। यह मेरी मां है, गांव में रहती हैं। रिया ने अपनी हीरो जड़ी साड़ी को संभालते हुए सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ नमस्ते आंटी कहकर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़ गई। सावित्री ने अपने पल्लू की गांठ खोली और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें एक चांदी का सिक्का और 11 रुपये थे शगुन के तौर पर। उसने कांपते हाथों से वह विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और झपटते हुए वह पोटली अपनी जेब में रख ली, मानो वह कोई शर्मनाक वस्तु हो। उसने मां से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। और फिर वह उस भीड़ में खो गया जहां उसकी मां का कोई स्थान नहीं था। शादी का जश्न पूरी रात चला, लेकिन सावित्री उस कोने में बैठी, आती जाती वेटर की ट्रे और चमकते चेहरों को देखती रही। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। उसने देखा कि उसका बेटा अब किसी और का हो चुका है। वह हंस रहा था, फोटो खिंचवा रहा था और विदेशी शराब के जाम टकरा रहा था। वह विक्रम, जो कभी उसकी गोद में सिर रखकर सोता था, आज उससे नजरें चुरा रहा था। उस रात सावित्री ने महसूस किया कि शहर की रोशनी में रिश्ते परछाई की तरह गायब हो जाते हैं। विदाई के समय भी विक्रम ने बस दूर से हाथ हिला दिया। सावित्री ने अपने आंसुओं को पिया और भोर होते ही
वापस गांव जाने वाली बस में बैठ गई। उसका बेटा अब साहब बन गया था और साहबों की दुनिया में फटी साड़ियों के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद विक्रम को उसके अपने ही राज्य के एक बड़े जिले में एसडीएम के पद पर पहली पोस्टिंग मिली। उसे एक बड़ा सरकारी बंगला, लाल बत्ती वाली गाड़ी और नौकर चाकरों की फौज मिली। रिया ने बंगले को अपने हिसाब से सजाना शुरू कर दिया। उसने पुराने फर्नीचर को बाहर फेंकवा दिया और इटालियन मार्बल और महंगे शोपीस लगवाए। विक्रम अपनी नई जिम्मेदारियों और रिया की मांगों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे गांव की याद आना लगभग बंद हो गई। कभी कभी जब वह अकेले में होता तो उसे मां का चेहरा याद आता, लेकिन रिया तुरंत उसे किसी पार्टी या क्लब में चलने के लिए कह देती और वह उस याद को वहीं दफन कर देता। शुरुआत में विक्रम हर महीने मां को कुछ पैसे मनी ऑर्डर से भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे स्लैश स्लैश काम के बोझ और अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के खर्चों के कारण यह भी अनियमित हो गया। रिया अक्सर शिकायत करती थी, विक्रम, हमें नई कार लेनी है, हमें यूरोप ट्रिप पर जाना है, तुम्हारे गांव के खर्चे खत्म ही नहीं होते। विक्रम, जो अब पूरी तरह से पत्नी के प्रभाव में था, अपनी मां के खर्चों को बोझ समझने लगा। वह सोचता था कि मां गांव में ही तो रहती है, उसे पैसों की क्या जरूरत है। उसने खुद को यह समझा लिया कि उसने मां के लिए बहुत कुछ किया है, अब उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि गांव में सावित्री उन पैसों का इंतजार अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि बेटे के प्रेम के प्रतीक के रूप में करती थी। सावित्री का जीवन अब पहले से भी बदतर हो गया था। विक्रम की शादी के बाद गांव वालों को लगा था कि सावित्री अब रानी की तरह रहेगी, लेकिन जब वह खाली हाथ और उदास चेहरे के साथ लौटी तो लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। अरे सावित्री, तेरा डीएम बेटा तुझे अपने साथ नहीं ले गया, सुना है उसने बड़े घर की लड़की से शादी की है, अब वह तुझे क्यों पूछेगा। ये ताने सावित्री के दिल को छलनी कर देते थे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, वह देश की सेवा कर रहा है। वह अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए अपने स्वाभिमान को रोज कुचलती थी। घर की दीवारें और कमजोर होती जा रही थीं, और बारिश में छत टपकना अब आम बात थी। लेकिन सावित्री ने विक्रम को कभी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं लिखा। एक बार विक्रम को एक सरकारी दौरे पर अपने जिले के पास के एक शहर में जाना पड़ा। उसका काफिला उस हाईवे से गुजरा जो उसके गांव की तरफ जाने वाली सड़क से जुड़ता था। ड्राइवर ने पूछा, साहब, क्या गांव की तरफ चलना है? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा, जहां खेतों में किसान काम कर रहे थे। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह मां से मिल ले, लेकिन तभी बगल में बैठी रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, विक्रम, बहुत धूल है यहां और हमें शाम की पार्टी के लिए लखनऊ भी पहुंचना है, प्लीज। अभी नहीं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर से कहा, सीधे चलो। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई और पीछे छूट गया वह रास्ता जो उस मां की ओर जाता था, जो शायद उसी वक्त दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठी थी। महीने सालों में बदल गए। विक्रम का रुतबा बढ़ता गया और वह एडीएम और फिर डीएम बन गया। सत्ता की हनक उसके स्वभाव में आ गई थी। वह अब अपने अधीनस्थों पर चिल्लाने लगा था। गरीबों की अर्जियां उसे परेशान करती थीं और वह भ्रष्टाचार के दलदल में भी धीरे धीरे धंसने लगा था। रिया की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसे ऊपरी कमाई की जरूरत पड़ने लगी। जिस आदर्शवादी विक्रम ने कभी समाज सुधारने का सपना देखा था, वह अब सिस्टम का एक और भ्रष्ट हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा पर मैल की परतें जमती जा रही थीं और मां का निर्मल प्रेम उस कठोरता को भेदने में असमर्थ था। चिट्ठियां अब पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। सावित्री अब केवल डाकिया को देखकर हाथ जोड़ लेती थी और डाकिया भी सिर झुकाकर निकल जाता था। उधर गांव में सावित्री की सेहत तेजी से गिर रही थी। सही पोषण न मिलने और लगातार चिंता के कारण
उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना होगा, वरना वह पूरी तरह से अंधी हो जाएगी। सावित्री ने सोचा कि विक्रम को पत्र लिखे, लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने पैसे मांगे थे तो विक्रम ने फोन पर झल्लाते हुए कहा था, मां, तुम्हें पता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, बार बार पैसे मत मांगा करो। उस दिन के बाद से सावित्री ने कसम खा ली थी कि वह मर जाएगी, लेकिन बेटे से एक पैसा नहीं मांगेगी। उसने अपनी धुंधली आंखों से ही बीड़ी बनाना जारी रखा ताकि ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जोड़ सके, भले ही इसमें उसकी उंगलियां जल जाती थीं। शहर में विक्रम की वर्षगांठ की पार्टी चल रही थी। शैंपेन बह रही थी, लाइव म्यूजिक बज रहा था और शहर के नामचीन लोग विक्रम और रिया को बधाई दे रहे थे। विक्रम ने एक महंगा सूट पहना था और उसके हाथ में एक स्विस घड़ी थी। सब कुछ कितना पूर्ण, कितना शानदार लग रहा था। लेकिन उस रात जब पार्टी खत्म हुई और वह अपने आलीशान बेडरूम में सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। एसी की ठंडक के बावजूद उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसने शादी में मां से वह पोटली छीनी थी। वह चांदी का सिक्का अब भी उसकी अलमारी के किसी कोने में पड़ा धूल खा रहा था। उसने करवट बदली और खुद को समझाया, मैं व्यावहारिक हूं, दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन उसका अंतर्मन जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। अगली सुबह अखबार में विक्रम की एक बड़ी तस्वीर छपी थी जिसमें वह एक रिबन काट रहा था। वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर था। उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासक का पुरस्कार मिलने वाला था। लोग उसकी कार्यकुशलता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन विडंबना यह थी कि जो व्यक्ति पूरे जिले का प्रशासन संभाल रहा था, वह अपने ही घर, अपनी ही जननी को संभालने में विफल हो रहा था। सफलता का यह नशा उसे अंधा बना रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गांव में उसकी मां की आंखें धीरे धीरे रोशनी खो रही थीं। दोनों ही अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे, एक शारीरिक अंधेरा और दूसरा आत्मिक अंधेरा। और नियति अपनी खामोशी में इन दोनों के लिए एक ऐसा अध्याय लिख रही थी जहां प्रायश्चित का कोई आसान रास्ता नहीं बचने वाला था। माधोपुर की हवाओं में अब शरद धतु की ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन सावित्री के मन में वैशाख की धूप जैसी बेचैनी थी। पिछले 6 महीनों से डाकिया उसके घर के आगे से बिना रुके ही निकल जाता था। विक्रम का न कोई पत्र आया था और न ही कोई संदेश। गांव के पीसीओ से उसने कई बार उस नंबर पर फोन मिलाने की कोशिश की जो विक्रम ने बहुत पहले दिया था, लेकिन हर बार उधर से या तो घंटी बजती रहती या फिर कोई मशीनी आवाज आती। सावित्री का मातृत्व अब और धैर्य रखने में असमर्थ था। अनगिनत बुरी आशंकाएं उसके दिल को घेरे रहती थीं। कहीं विक्रम बीमार तो नहीं, कहीं उसे किसी मुसीबत ने तो नहीं घेर लिया। मां का दिल तर्क नहीं सुनता, वह केवल अपने बच्चे की कुशलता चाहता है। एक रात जब चिंता के मारे उसका दम घुटने लगा, उसने तय किया कि वह खुद शहर जाकर अपने बेटे को देखेगी, भले ही सिर्फ एक नजर के लिए। अगली सुबह उसने अपनी जमा पूंजी के गिने चुने रुपये अपने पल्लू में बांधे। उसने सोचा कि खाली हाथ बेटे के घर जाना शगुन नहीं होता। विक्रम को उसके हाथ के बने सत्तू के लड्डू और आम का अचार बहुत पसंद था। सावित्री ने पूरी रात जागकर अपनी गठिया से दुखती उंगलियों के बावजूद सत्तू भूना और गुड़ की चाशनी बनाई। अचार की बरनी को उसने एक पुराने लेकिन साफ धोती के टुकड़े में लपेटा ताकि तेल बाहर न रिस सके। यह पोटली केवल भोजन नहीं थी, यह उसके बीते हुए कल की यादें और उसके निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक थी जिसे वह उस बेटे के लिए ले जा रही थी जो अब साहब बन चुका था। गांव के लोगों की नजरों से बचते हुए वह भोर के अंधेरे में ही बस स्टॉप की ओर चल पड़ी, इस उम्मीद के साथ कि उसका बेटा उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेगा। लखनऊ का सफर लंबा और थका देने वाला था। बस की भीड़ और धक्कों ने सावित्री के कमजोर शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में
बेटे से मिलने की चमक कम नहीं हुई थी। शहर पहुंचकर वह चकाचौंध रह गई। चौड़ी सड़कें, दौड़ती गाड़ियां और गगनचुंबी इमारतें, यह सब उसकी कल्पना से परे था। उसने एक रिक्शे वाले को विक्रम के बंगले का पता दिखाया, जो उसने एक कागज की पर्ची पर लिखवा रखा था। रिक्शे वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अम्मा, वह तो डीएम साहब का बंगला है, वहां जाने का किराया ज्यादा लगेगा। सावित्री ने बिना बहस किए हामी भर दी। रास्ते भर वह सोचती रही कि उसका विक्रम अब कितने बड़े घर में रहता है। उसका सीना गर्व से फूल गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रहा था। क्या वह उस बड़े घर में फिट हो पाएगी? जब रिक्शा एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुका, तो सावित्री की सांसें थम गईं। गेट के दोनों ओर बंदूकधारी संतरी खड़े थे और अंदर एक सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा था। सावित्री ने कांपते कदमों से गेट की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतरी ने उसे कड़क आवाज में रोक दिया। हे बुढ़िया, कहां जा रही हैं? यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे बढ़। सावित्री सहम गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं यहां के साहब की मां हूं। विक्रम मेरा बेटा है। संतरी और उसके साथी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी में उपहास था। मैले कुचले कपड़ों और हवाई चप्पल पहने इस देहाती महिला को डीएम साहब की मां मानना उनके लिए किसी चुटकुले से कम नहीं था। उन्होंने उसे डांटकर भगाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री वहीं गेट पर धरने की तरह बैठ गई। काफी देर तक गिड़गिड़ाने और हंगामा होने के बाद अंदर खबर भिजवाई गई। कुछ देर बाद एक नौकर आया और उसने अनिच्छा से गेट खोलने का इशारा किया। सावित्री अंदर दाखिल हुई, लेकिन उसके पैर उस मखमली घास पर चलने से डर रहे थे। वह पगडंडी पर संभलकर चल रही थी, जैसे वह कांच पर चल रही हो। बरामदे में रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी चाय पी रही थी। उसने सावित्री को आते देखा तो उसकी भवें तन गईं। रिया ने अपनी सहेलियों से माफी मांगी और गुस्से से सावित्री की ओर बढ़ी। सावित्री ने बहू को देखकर घूंघट थोड़ा आगे खींचा और ममता से भरकर कहा, बहू, मैं विक्रम से मिलने आई हूं। रिया ने नाक पर रूमाल रखते हुए कहा, आपने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? और यह क्या गंदा सा थैला उठा लाई है? आप पूरे घर में अचार की बदबू फैल रही है। सावित्री के शब्द गले में ही अटक गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वागत इस तरह होगा। वह पोटली को अपने पीछे छिपाने लगी, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। रिया की आवाज सुनकर अंदर से विक्रम बाहर आया। वह अभी अभी ऑफिस से लौटा था और अपनी वर्दी उतारकर कुर्ते पायजामे में था। सावित्री ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बेटा विक्रम, कहते हुए वह आगे बढ़ी। विक्रम एक पल के लिए ठिठक गया। उसके सामने उसकी जन्मदात्री खड़ी थी, धूल से सनी, थकी हुई और लाचार। लेकिन विक्रम ने उसे गले नहीं लगाया। उसकी नजर अपनी पत्नी रिया और वहां मौजूद मेहमानों पर गई, जो इस दृश्य को अचरज से देख रहे थे। उस एक पल में विक्रम ने अपने खून के रिश्ते और अपनी झूठी प्रतिष्ठा के बीच चुनाव किया, और दुर्भाग्य से प्रतिष्ठा जीत गई। विक्रम ने अपनी मां के चरण स्पर्श नहीं किए। इसके बजाय उसने एक औपचारिक और रूखे स्वर में पूछा, मां, तुम यहां अचानक कैसे? कोई समस्या थी तो पत्र लिख देती या किसी को खबर भिजवा देती। इस तरह बिना बताए चले आना ठीक नहीं लगता। सावित्री को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जवानी होम कर दी, वह आज उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई अजनबी या कोई फरियादी हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, 6 महीने से तेरी कोई खबर नहीं आई थी। मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए चली आई। तेरे लिए लड्डू लाई थी। उसने कांपते हाथों से वह पोटली आगे बढ़ाई। तेल के दाग उस पोटली पर स्पष्ट दिख रहे थे, जो उस संगमरमर के फर्श और विलासिता के बीच बेहद बेतुके लग रहे थे। रिया ने झपटकर विक्रम और सावित्री के बीच हस्तक्षेप किया। ओह गॉड, विक्रम प्लीज इसे अंदर मत लाओ।
इससे चींटियां आ जाएंगी और फ्लोर गंदा होगा, और यह सब ऑयली खाना तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। उसने एक नौकर को आवाज दी, रामू, यह सामान ले जाओ और बाहर फेंक दो, या फिर तुम लोग खा लेना। सावित्री ने अपनी मेहनत और प्रेम से बनाई उस सौगात को नौकर के हाथों में जाते देखा। वह बरनी जिसमें उसने अपनी ममता भरी थी, अब कूड़ा घोषित कर दी गई थी। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी को नहीं रोका। उसने अपनी मां की अपमानित आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी गर्दन झुकाए अपने महंगे कालीन के रेशों को घूरता रहा। उसकी यह चुप्पी सावित्री के लिए सबसे बड़ा आघात थी। कुछ देर की असहज खामोशी के बाद विक्रम ने कहा, मां, तुम बहुत थक गई होगी। रामू काका तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में ले जाएंगे। वहां हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। सर्वेंट क्वार्टर, यह शब्द सावित्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस घर का मालिक उसका अपना बेटा था, वहां उसे नौकरों के साथ रहने और खाने का आदेश दिया गया था। मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए विक्रम ने अपनी मां को उस स्थान पर धकेल दिया जहां वह अपनी नजरों से दूर रह सके। सावित्री ने कोई विरोध नहीं किया। उसका स्वाभिमान अब तक चकनाचूर हो चुका था। वह चुपचाप नौकर के पीछे पीछे घर के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ी, बिना पीछे मुड़कर देखे। सर्वेंट क्वार्टर एक छोटा सा कमरा था जहां घर के माली और सफाई कर्मचारी रहते थे। वहां उमस थी और फिनाइल की गंध आ रही थी। नौकर ने एक स्टील की थाली में 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी लाकर जमीन पर रख दी। खा लो अम्मा, उसने सहानुभूति और दया मिश्रित स्वर में कहा। सावित्री उस थाली को देखती रही। उसे याद आया कि कैसे वह खुद भूखी रहकर विक्रम को अपनी हिस्से की रोटी खिलाती थी, कैसे वह विक्रम के लिए सबसे अच्छी थाली सजाती थी। आज वही बेटा उसे अपने घर के अंदर एक सम्मानजनक जगह भी नहीं दे सका। भूख मर चुकी थी और उसकी जगह एक गहरे अंधेरे शून्य ने ले ली थी। उसने रोटी का एक कौर तोड़ा, लेकिन वह उसके गले से नीचे नहीं उतरा। उसके आंसू थाली में टपक पड़े और वह भोजन सचमुच आंसुओं में भीग गया। उस रात सावित्री सो नहीं सकी। वह उस छोटे कमरे की खिड़की से उस आलीशान कोठी को देखती रही जहां रोशनी जगमगा रही थी। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। विक्रम और रिया शायद अब तक उसके अस्तित्व को भूलकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके थे। सावित्री को एहसास हुआ कि उसने जिसे जन्म दिया था, वह विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है। वह मर चुका है। जो व्यक्ति उस कोठी में रहता है, वह केवल एक अधिकारी है, एक ऐसा ढांचा जिसके अंदर दिल नहीं, पत्थर धड़कता है। यह एहसास मौत से भी बदतर था। उसने महसूस किया कि उसका तप, उसका त्याग, उसकी तपस्या सब व्यर्थ चला गया। उसने एक राक्षस को पाला था जिसने आज अपनी ही जननी की ममता का वध कर दिया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री ने अपना छोटा सा झोला उठाया। वह विक्रम से मिले बिना, उसे जगाए बिना ही वहां से निकल जाना चाहती थी। वह अब और अपमान सहन नहीं कर सकती थी। जब वह गेट की ओर जा रही थी तो उसे बरामदे में विक्रम की गाड़ी दिखाई दी। उसका मन एक बार फिर विचलित हुआ कि आखिरी बार बेटे का चेहरा देख ले, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को कुचल दिया। उसने गेट के संतरी को वही स्टील की थाली लौटाई और कहा, साहब से कहना कि उनकी मां मर गई है। यह शब्द उसके मुंह से निकले तो बहुत धीमे थे, लेकिन इनका भार पहाड़ जैसा था। संतरी हक्का बक्का रह गया, लेकिन सावित्री तेज कदमों से बाहर निकल गई, उस नरक से दूर जहां रिश्तों का खून होता था। वापसी का सफर जाते वक्त से बिल्कुल अलग था। बस में भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन सावित्री के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। अब उसके पास न तो कोई उम्मीद थी और न ही कोई इंतजार। उसने बस की खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों को देखा और अपनी कलाई पर उस अदृश्य कंगन के निशान को सहलाया। उसे लगा जैसे आज उसने अपना बेटा खो दिया है, हमेशा के लिए।
वह अब एक जीवित लाश बनकर माधोपुर लौट रही थी। उसका बेटा साहब बन गया था, लेकिन वह अनाथ हो गई थी। उसके आंसू सूख चुके थे और आंखों में एक पथराई हुई शून्यता थी, जो अब उसकी बाकी बची जिंदगी की साथी बनने वाली थी। उसने कसम खाई कि वह अब कभी इस शहर की ओर मुड़कर नहीं देखेगी, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। जब वह गांव पहुंची तो शाम ढल रही थी। गंगा का पानी लाल हो रहा था। सावित्री सीधे अपने घर गई और विक्रम की सारी तस्वीरें जो उसने दीवारों पर सजा रखी थीं, उतारने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। उसने उन तस्वीरों को एक संदूक में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। पड़ोसी पूछने आए कि लल्ला कैसा है, शहर कैसा था। सावित्री ने बिना किसी भाव के सपाट आवाज में झूठ बोला, सब ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, काम में बहुत व्यस्त है। वह अपने बेटे की बुराई करके जगहंसाई नहीं कराना चाहती थी। मां का दिल टूटकर भी अपने बेटे की ढाल बना हुआ था, भले ही उस बेटे ने उसे बेसहारा छोड़ दिया हो। उस रात सावित्री ने चूल्हा नहीं जलाया। वह अंधेरे में अपनी खाट पर लेटी रही। उसे बार बार रिया का वह घृणा भरा चेहरा और विक्रम की कायरतापूर्ण चुप्पी याद आ रही थी। गंदा थैला, बदबू, सर्वेंट क्वार्टर, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने सोचा कि क्या यही वह दिन था जिसके लिए उसने अपने जेवर बेचे थे? क्या यही वह बड़ा आदमी था जिसे बनाने के लिए उसने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी? कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। सावित्री सोच रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी सजा उसे इस जन्म में अपने ही कोख के जाय से मिल रही थी। और साथ ही एक शाप उसके दिल से निकलना चाहता था, लेकिन उसने उसे होंठों पर ही रोक लिया। मां थी, शाप देती तो बेटा जल जाता, लेकिन प्रकृति और नियति सब देख रहे थे। सावित्री की खामोश चीखें उस आलीशान बंगले की दीवारों को नहीं भेद पाईं, लेकिन उन्होंने आसमान को हिला दिया था। एक मां का अपमान कभी खाली नहीं जाता। उसी रात शहर में विक्रम अपनी सफलता की पार्टी मना रहा था। अनजान था कि उसकी जड़ों में दीमक लग चुकी है। उसने जो दौलत और शोहरत कमाई थी, वह उस नींव पर खड़ी थी जिसे उसने आज अपने ही पैरों से ठोकर मार दी थी। सावित्री ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, मानो वह उस भयानक वास्तविकता को अपने भीतर कैद कर लेना चाहती हो। अब उसके पास केवल उसका एकांत था और एक लंबा, कष्टदायक जीवन जो उसे अभी जीना था। अगले कुछ दिनों में सावित्री के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह अब गांव के बच्चों को अपने पास नहीं बुलाती थी। वह घंटों गंगा के किनारे बैठी रहती और बहते पानी को ताकती रहती। लोग कहते कि सावित्री का दिमाग फिर गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर का मां वाला हिस्सा मर चुका है। वह अब बस एक शरीर थी जो सांस ले रहा था। उधर शहर में विक्रम ने उस रात के बाद अपने मन को समझा लिया था कि उसने जो किया वह व्यावहारिक था। उसने खुद को विश्वास दिला दिया कि मां गांव में ही खुश है और यहां शहर में वह एडजस्ट नहीं कर पाती। इंसान अपनी अंतरात्मा को सुलाने के लिए कितने झूठ बोलता है, इसका यह जीता जागता उदाहरण था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस ईश्वर को वह मंदिरों में पूजता था, वह वास्तव में उस बूढ़ी औरत के आंसुओं में बसता था जिसे उसने ठुकरा दिया था। माधोपुर में उस साल मानसून केवल बारिश लेकर नहीं आया था, बल्कि वह सावित्री के दुर्भाग्य का संदेशवाहक बनकर आया था। आकाश में काले बादलों का जमावड़ा ऐसा था मानो वे सावित्री की किस्मत पर रोने के लिए एकत्र हुए हों। कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। गंगा नदी, जिसे गांव वाले मां मानकर पूजते थे, अब उफान पर थी और रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। सावित्री का पुराना ईंटों का मकान, जो सालों से मरम्मत की बाट जा रहा था, अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। छत से पानी की धारें बह रही थीं और दीवारों में सीलन ने गहरी दरारें बना दी थीं। हर रात बादलों की गरज के साथ सावित्री का दिल भी दहक उठता था।
उसे अपनी जान का डर नहीं था। उसे डर था कि अगर यह घर गिर गया तो वह अपने बेटे की यादों को कहां सहेज कर रखेगी। वह दीवारों पर हाथ फेरती और उन्हें ढांढस बंधाती। बस थोड़ा और टिक जाओ, मेरा विक्रम आएगा तो तुम्हें पक्का करवा देगा। वह काली रात आज भी माधोपुर के इतिहास में दर्ज है। आधी रात के वक्त, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। नदी का तटबंध टूट गया था और पानी का सैलाब गांव की ओर दौड़ पड़ा। सावित्री की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में घुटनों तक पानी भर गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके घर की पश्चिमी दीवार, जो पहले से ही कमजोर थी, भरभराकर गिर पड़ी। ईंटों के गिरने की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट में दब गई। सावित्री चीखना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह उस संदूक की ओर लपकी जिसमें उसने विक्रम की किताबें और तस्वीरें रखी थीं। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। वह संदूक को सीने से लगाकर किसी तरह बाहर ऊंचे टीले की ओर भागी, जहां बाकी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए जमा हो रहे थे। सुबह होते होते बारिश तो थम गई, लेकिन तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला था। सावित्री का घर अब मलबे का ढेर बन चुका था। जिस आंगन में विक्रम ने चलना सीखा था, जहां सावित्री ने उसके लिए लोरी गाई थी, वह सब अब कीचड़ और ईंटों के मलबे में तब्दील हो गया था। सावित्री उस ढेर के पास बैठी शून्यता में घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि शायद आंसुओं का स्रोत भी सूख चुका था। वह केवल एक ही बात बुदबुदा रही थी, मेरा घर, मेरे बेटे का घर। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आ रहे थे, लेकिन सावित्री को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन की आखिरी सुरक्षा दीवार भी गिर गई है। अब वह खुले आसमान के नीचे थी, बेसहारा और अकेली। नियति ने उससे उसकी छत भी छीन ली थी। विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ और भी मुसीबतें लेकर आती है। बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि गांव का साहूकार लाला दीनदयाल अपने बही खाते लेकर आ धमका। सावित्री ने विक्रम की पढ़ाई और मुख्य परीक्षा की फीस भरने के लिए अपनी जमीन और घर के कागज गिरवी रखे थे। लाला ने मलबे के ढेर को अपनी छड़ी से कुरेदते हुए निष्ठुरता से कहा, सावित्री, तेरा घर तो गिर गया, अब उसकी कोई कीमत नहीं बची। ब्याज पर ब्याज चढ़ गया है। अब यह जमीन मेरी हुई। सावित्री ने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया, लाला जी, ऐसा अनर्थ मत करो। यही एक टुकड़ा जमीन बची है मेरे पास। मेरा बेटा बड़ा अफसर है, वह तुम्हारा सारा पैसा चुका देगा। लाला ने थूकते हुए कहा, तेरा बेटा अगर चुकाने वाला होता तो अब तक चुका देता। वह तुझे यहां सड़ने के लिए छोड़कर गया है। वह क्या खा कर्ज चुकाएगा? कानूनी दांव पेच और कर्ज के बोझ ने सावित्री को अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। साहूकार के आदमियों ने बची खुची दीवारें भी गिरा दी और जमीन पर कब्जा कर लिया। सावित्री के पास अब सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी। गांव के प्रधान ने दया करके उसे गांव के बाहरी हिस्से में शमशान घाट के पास पड़ी बंजर जमीन पर रहने की अनुमति दे दी। यह वह जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन सावित्री के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की फटी हुई पन्नियां, बांस के कुछ टुकड़े और सूखी घास इकट्ठा की। अपनी कांपती हुई उंगलियों और कमजोर शरीर के साथ उसने वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी की। यह झोपड़ी किसी जानवर के बाड़े से भी बदतर थी। हवा के झोंके से पन्नियां फड़फड़ाती थीं और अंदर धूप और बारिश दोनों का स्वागत होता था। सावित्री का नया पता अब शमशान के पास वाली झोपड़ी था। यहां जीवन नरक से भी बदतर था। पीने के साफ पानी के लिए उसे मीलों दूर जाना पड़ता था। खाने के लिए उसके पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। वह आस-पास के खेतों में गिरे हुए दाने बीनती या कभी कभी मंदिर के बाहर मिलने वाले प्रसाद से अपना पेट भरती। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि उसने अपनी इस हालत की खबर
विक्रम तक नहीं पहुंचने दी। जब भी कोई पड़ोसी कहता, अरे सावित्री, अपने कलेक्टर बेटे को चिट्ठी लिख, वह तुझे यहां से ले जाएगा, तो सावित्री कड़क आवाज में जवाब देती, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को कुछ बताया, वह देश का काम कर रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस पर, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। वह झूठ बोलती कि विक्रम उसे पैसे भेजता है, लेकिन वह खुद यहां रहना चाहती है क्योंकि उसे गांव की मिट्टी से प्यार है। यह झूठ सावित्री का आखिरी कवच था। वह दुनिया के सामने अपने बेटे को कपूत साबित नहीं होने देना चाहती थी। वह अपनी भूख और अपमान को अपने सीने में दफन कर लेना चाहती थी, ताकि उसका बेटा समाज में सिर उठाकर चल सके। लेकिन इस त्याग ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। नमी और गंदगी में रहने के कारण उसे तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। उसे लगातार खांसी आती थी और कभी कभी बलगम के साथ खून भी आता था। उसके जोड़ों में इतना दर्द होता था कि सुबह उठने में ही उसे घंटों लग जाते थे। लेकिन दवा के लिए पैसे कहां से आते? वह नीम की पत्तियां उबालकर पी लेती या गर्म ईंट से सिकाई कर लेती। वह तिल तिल कर मर रही थी, लेकिन उसकी ममता अभी भी जीवित थी। कुपोषण और लगातार रोने के कारण सावित्री की आंखों की रोशनी तेजी से जा रही थी। पहले उसे दूर की चीजें धुंधली दिखती थी, लेकिन अब उसे पास की चीजें पहचानने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसकी आंखों में मोतियाबिंद की सफेद परतें साफ दिखाई देने लगी थीं। दिन के उजाले में भी उसे ऐसा लगता था जैसे शाम हो रही हो। वह टटोल टटोल कर चलती थी। कई बार वह पत्थरों से टकराकर गिर पड़ती। उसके घुटने और कोहनी छिल जाते, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं था। वह जमीन पर पड़ी पड़ी धूल झड़ती और फिर खड़ी हो जाती। वह डरती थी कि अगर वह पूरी तरह अंधी हो गई तो वह विक्रम की तस्वीर कैसे देखेगी। वह भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी आंखें तब तक सलामत रखना जब तक मैं अपने बेटे का चेहरा एक आखिरी बार न देख लूं। सर्दियों की रातें सावित्री के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी होती थीं। उसकी झोपड़ी में ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। उसके पास ओढ़ने के लिए कोई रजाई या कंबल नहीं था। बस वही पुरानी साड़ियां थीं, जिन्हें वह एक के ऊपर एक लपेट लेती थी। वह पूरी रात ठिठुरती रहती, दांत किटकिटाते रहते। ठंड से बचने के लिए वह सूखी पत्तियां और कूड़ा जलाकर आग तापती, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं उसके फेफड़ों को और खराब कर रहा था। उस धुएं और अंधेरे के बीच बैठी सावित्री किसी चुड़ैल या पागल औरत जैसी लगती थी। उसके बाल उलझे हुए और सफेद हो चुके थे। त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह उस जिले के सबसे बड़े अधिकारी की मां है, जिसके एक इशारे पर हजारों कंबल बंट सकते थे। गांव के बच्चे अब उसे पागल बुढ़िया कहकर चिढ़ाने लगे थे। वे उसकी झोपड़ी पर पत्थर फेंकते और भाग जाते। सावित्री उन्हें कुछ नहीं कहती, बस हाथ जोड़कर विनती करती कि वे चले जाएं। कभी कभी उसे भ्रम होता कि विक्रम आया है। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती और विक्रम विक्रम पुकारती, लेकिन वहां केवल सन्नाटा और हवा की साएं साएं होती। लोग उसे देखकर हंसते। देखो, डीएम साहब की मां को बेटे का रास्ता देख रही है। यह उपहास उसके दिल को छलनी कर देता था। वह वापस अपनी झोपड़ी में घुस जाती और उस पुराने संदूक को खोलकर बैठ जाती। वह अपनी धुंधली आंखों से विक्रम के बचपन के छोटे कपड़ों को सहलाती, जो उसने अभी तक संभाल कर रखे थे। वही कपड़े अब उसकी एकमात्र संपत्ति और सहारा थे। एक दिन गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। यह बाढ़ राहत सामग्री बांटने वाली टीम थी। तहसीलदार और पटवारी कंबल और राशन बांट रहे थे। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सावित्री भी लाठी टेकते हुए वहां पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद उसे भी एक कंबल मिल जाए। वह कतार में सबसे पीछे खड़ी थी। जब उसकी बारी आई तो पटवारी ने रजिस्टर में उसका नाम पूछा। उसने धीमे स्वर में कहा, सावित्री देवी, पति स्वर्गीय राम प्रसाद। पटवारी ने पन्ने पलटते हुए कहा,
तुम्हारा नाम सूची में नहीं है। तुम्हारे पास न बीपीएल कार्ड है, न आधार कार्ड। हटो यहां से। सावित्री ने गिड़गिड़ाया। साहब, मेरा घर बाढ़ में बह गया। मैं बहुत गरीब हूं। लेकिन तहसीलदार ने उसे धक्का देते हुए कहा, कागज नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का नियम है। सावित्री उस भीड़ में गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए। किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। वह धूल में पड़ी रही, जबकि सरकारी कर्मचारी गाड़ी में बैठकर चले गए। यह वही सरकार थी जिसका प्रतिनिधि उसका अपना बेटा था। उसका बेटा जिले का मालिक था और उसकी मां को एक सरकारी कंबल के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। उस दिन सावित्री को लगा कि व्यवस्था और रिश्तों दोनों ने उसे धोखा दिया है। वह खाली हाथ, भूखे पेट अपनी झोपड़ी में लौट आई। उस रात उसने पहली बार भगवान की मूर्ति के सामने कोई दिया नहीं जलाया। उसका विश्वास डगमगा रहा था। उसे लगा कि शायद भगवान भी अमीरों और ताकतवर लोगों का ही होता है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे वे कितनी भी भक्ति क्यों न कर लें। समय बीतता गया और सावित्री की हालत बिगड़ती गई। अब उसे दिखाई देना लगभग बंद हो गया था। वह केवल परछाइयों और आहटों के सहारे जी रही थी। खाने के लिए वह अब पूरी तरह दूसरों की दया पर निर्भर थी। कभी कोई पड़ोसी बासी रोटी दे जाता, तो कभी वह पानी पीकर सो जाती। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसकी आवाज इतनी कमजोर हो गई थी कि वह बोलती तो केवल फुसफुसाहट निकलती। लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद उसका मातृत्व अभी भी हार नहीं मान रहा था। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वह गंगा किनारे जाकर विक्रम के नाम का एक दिया बहाती थी। वह अंधेरे में गिरते पड़ते घाट तक जाती और कांपते हाथों से दिया जलाती। उसकी प्रार्थना हमेशा वही होती, मेरे बेटे पर कोई आंच न आए, मेरे हिस्से का दुख भी उसे न मिले। एक बार एक साधु उसकी झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने सावित्री की दयनीय दशा देखी तो रुक गया। उसने अपनी झोली से कुछ फल निकालकर उसे दिए और पूछा, माए, तेरी यह हालत कैसे हुई? तेरा कोई नहीं है क्या? सावित्री ने अपनी सूखी आंखों से उस साधु की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा बेटा है, राजा है, राजा, बहुत बड़े महल में रहता है। साधु ने पूछा, तो वह तुझे यहां क्यों छोड़ गया? सावित्री ने जवाब दिया, वह भूला नहीं है, बस थोड़ा व्यस्त है। वह आएगा, मुझे यकीन है वह आएगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, माई, तेरा यह इंतजार ही तेरी तपस्या है। लेकिन याद रखना, अति प्रेम भी बंधन बन जाता है। कभी कभी मोह का त्याग करना पड़ता है। साधु चला गया, लेकिन उसके शब्द सावित्री के कानों में गूंजते रहे। उस साल गर्मी इतनी भीषण पड़ी कि झोपड़ी के अंदर बैठना भट्ठी में बैठने जैसा था। सावित्री को लू लग गई। वह कई दिनों तक बुखार में तपती रही। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। होंठ पपड़ी बनकर फट गए थे। वह पानी के लिए कराहती रही, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बेहोशी की हालत में वह बड़बड़ा रही थी, विक्रम, पानी, विक्रम। शायद उसकी पुकार ने प्रकृति को भी रुला दिया। अचानक आसमान में बादल छाए और बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। उन बूंदों ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह अभी भी जिंदा है। उसने सोचा कि शायद यमराज भी उसे इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि उसका बेटा अभी तक उससे मिलने नहीं आया है। मौत भी शायद उस मिलन का इंतजार कर रही थी। सावित्री ने अब अपनी नियति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उसने समझ लिया था कि उसका जीवन अब इसी झोपड़ी में, इसी अंधेरे और गंदगी के बीच समाप्त होगा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी। वह सोचती थी कि मरने से पहले एक बार विक्रम अपनी गाड़ी से उतरेगा, उसे गले लगाएगा और कहेगा, मां, मुझे माफ कर दो। बस यही एक दृश्य था जो उसे सांस लेने की ताकत देता था। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर उस कच्ची सड़क को अपनी अंधी आंखों से घूरती रहती।
जिस पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती थी। हर गाड़ी की आवाज पर उसका दिल जोर से धड़कता, और फिर गाड़ी के गुजर जाने पर वह फिर से मायूसी के अंधेरे में डूब जाती। जीवन और मृत्यु के बीच झूलती सावित्री अब माधोपुर के लिए एक कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे सब जानते थे, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता था। उसकी झोपड़ी उस गांव के माथे पर एक बदनुमा दाग थी, जो समाज की निष्ठुरता और औलाद की कृतज्ञता का जीता जागता सबूत थी। और उधर सैकड़ों मील दूर वातानुकूलित कमरों में बैठे विक्रम को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां किन हालातों से गुजर रही है। उसने अपनी मां को अतीत के किसी बंद कमरे में कैद कर दिया था, लेकिन वह यह भूल गया था कि अतीत कभी मरता नहीं है, वह लौटता है। और जब वह लौटता है तो वह ब्याज सहित अपना हिसाब मांगता है। सावित्री का हर आंसू, हर आह और हर तड़प अब एक तूफान बन रही थी, जो जल्द ही विक्रम की दुनिया में दस्तक देने वाली थी। समय की रेत अपनी गति से फिसलती रही, और इस दौरान विक्रम के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। अब वह एक युवा अधिकारी नहीं, बल्कि एक अनुभवी और रसूखदार नौकरशाह बन चुका था। उसके बालों में सफेदी की हल्की झलक आने लगी थी, जो उसके अनुभव और तनाव दोनों की गवाही देती थी। उसका पद और कद दोनों बढ़ चुके थे। अब वह केवल एक जिले का डीएम नहीं, बल्कि सचिवालय में एक महत्वपूर्ण पद संभाल रहा था। लेकिन नियति का अपना एक अलग ही गणित होता है, जिसे बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा भी नहीं बदल सकते। विक्रम और रिया का एक 6 साल का बेटा था, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा था। आर्यन उनकी दुनिया का केंद्र था। उनकी सारी खुशियां और उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके सुखी जीवन पर ग्रहण लग गया था। आर्यन एक अजीब और अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया था, जिसने घर की सारी खुशियां छीन ली थीं। आर्यन, जो कभी पूरे घर में दौड़ता रहता था, अब अस्पताल के बिस्तर पर बेजान पड़ा रहता था। बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी। विदेशी दवाइयां मंगवाई जा रही थीं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसे लगातार तेज बुखार रहता था और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। सारी रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद बच्चे की जान को खतरा बना हुआ था। विक्रम, जो अपनी एक कलम से हजारों लोगों की किस्मत फैसला करता था, आज अपने ही बेटे के सामने असहाय खड़ा था। उसका सारा रुतबा, सारा पैसा और सारी ताकत धरी की धरी रह गई थी। वह वीआईपी वार्ड के बाहर खड़ा होकर कांच की दीवार से अपने बेटे को देखता और मन ही मन ईश्वर से सवाल करता कि आखिर उसके बच्चे को किस बात की सजा मिल रही है। रिया का हाल तो और भी बुरा था। वह दिन रात रोती रहती और तरह तरह के ज्योतिषियों और बाबाओं के चक्कर काट रही थी। कोई कहता कि घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो कोई कहता कि किसी की बुरी नजर लगी है। रिया, जो कभी इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसती थी, अब हर उस पत्थर को पूजने के लिए तैयार थी जिससे उसके बेटे की जान बच सके। एक रात, जब आर्यन की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, विक्रम उसके सिरहाने बैठा था। एसी की हमिंग साउंड और वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज के बीच विक्रम को अचानक एक पुरानी याद ने जकड़ लिया। उसे अपनी मां सावित्री की याद आई। बचपन में जब वह बीमार पड़ता था, तो सावित्री रात भर जागकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां कहती थी, बेटा, इंसान कर्मों से ही सुखी या दुखी होता है। बड़ों का दिल दुखाने से जो पाप लगता है, उसे गंगा जल भी नहीं धो सकता। यह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह वही कर्मफल था? क्या उसकी मां के आंसू, जो उसने अपनी निष्ठुरता से बहाए थे, अब उसके बेटे के रूप में उससे हिसाब मांग रहे थे? उसने झटककर इस विचार को दूर करने की कोशिश की। वह एक तार्किक और आधुनिक व्यक्ति था। वह इन दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं कर सकता था।
लेकिन डर तर्क से बड़ा होता है। उसके अंतर्मन में एक अपराधी भाव जागृत हो चुका था। उसने महसूस किया कि पिछले कई सालों से उसे यह भी नहीं पता कि उसकी मां जिंदा है या मर गई। अपराधबोध की यह भावना धीरे धीरे एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर बैठने लगी। वह अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहलने लगा। उसे वह दृश्य याद आया जब उसने अपनी मां को सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया था और उसे बिना मिले जाने दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने मां के भेजे हुए पैसों और चिट्ठियों को नजरअंदाज किया था। आज जब वह एक पिता के रूप में अपने बेटे के लिए तड़प रहा था, तो उसे पहली बार अपनी मां की उस तड़प का एहसास हुआ जो उसने वर्षों तक सही होगी। प्रकृति उसे आईना दिखा रही थी। उसने सोचा, क्या मेरी मां ने मुझे बद्दुआ दी होगी? फिर उसका दिल बोला, नहीं, मां कभी बद्दुआ नहीं देती। लेकिन उसकी आह तो लगी होगी। वह पसीने से तरबतर हो गया और वहीं एक बेंच पर सिर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन ऑफिस में विक्रम का मन नहीं लग रहा था। फाइलों के ढेर उसे चिढ़ा रहे थे। तभी उसका पीए एक सरकारी लिफाफा लेकर आया। यह सरकार का नया आदेश था। विक्रम ने बेमन से लिफाफा खोला और पढ़ा। पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। यह एक स्थानांतरण आदेश, ट्रांसफर ऑर्डर था। उसे तत्काल प्रभाव से उसके गृह जनपद यानी उस जिले का डीएम नियुक्त किया गया था जिसके अंतर्गत माधोपुर गांव आता था। यह महज एक संयोग था या दैवीय संकेत? वर्षों से वह जिस जगह से भाग रहा था, जिस मिट्टी को वह भूल जाना चाहता था, नियति उसे खींचकर वहीं वापस ले जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो, जाओ, अपना प्रायश्चित करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। घर आकर उसने रिया को ट्रांसफर के बारे में बताया। रिया पहले तो भड़क गई। विक्रम, तुम होश में तो हो? आर्यन की हालत ऐसी है और तुम हमें उस पिछड़े हुए जिले में ले जाना चाहते हो। वहां न अच्छे अस्पताल है, न स्कूल। हम यहीं रहेंगे। लेकिन विक्रम का फैसला अटल था। उसने रिया को समझाया, रिया, मुझे लगता है कि आर्यन की बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं, दुआओं में है। मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसे देखकर रिया भी चुप हो गई। उसने पहली बार अपने पति को इतना भावुक और डरा हुआ देखा था। अंततः डॉक्टरों की सलाह और एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ उन्होंने शिफ्ट होने का निर्णय लिया। जैसे ही विक्रम ने माधोपुर जाने का फैसला पक्का किया, एक चमत्कार हुआ। अगले ही दिन आर्यन का बुखार थोड़ा कम हुआ और उसने आंखें खोलीं। डॉक्टर इसे दवाइयों का असर बता रहे थे, लेकिन विक्रम जानता था कि यह क्या है। यह एक संकेत था। उसकी मां शायद उसे बुला रही थी। उसे लगा कि उसकी वापसी का संकल्प ही उसके बेटे की जान बचा रहा है। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पैकिंग करते समय उसे अपनी अलमारी के सबसे निचले दराज में वह पुराना चांदी का सिक्का मिला जो मां ने उसकी शादी में दिया था। वह सिक्का काला पड़ चुका था। विक्रम ने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा और रो पड़ा। वह सिक्का अब उसके लिए किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती था। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। अपने दिल के पास रवानगी का दिन आ गया। सामान ट्रकों में लोड हो गया और आर्यन को विशेष एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। विक्रम अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठा, लेकिन आज उसमें वह अकड़ नहीं थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर होती गई और हाईवे पर दौड़ने लगी, विक्रम की धड़कनें तेज होती गईं। वह उस जिले का राजा बनकर लौट रहा था, सर्वोच्च अधिकारी बनकर, लेकिन अंदर से वह एक डरे हुए बच्चे जैसा महसूस कर रहा था जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह सोच रहा था कि वह मां से क्या कहेगा। क्या मां उसे पहचानेगी? क्या वह उसे माफ करेगी? या बहुत देर हो चुकी है? सफर लंबा था। रास्ते में खेत, खलिहान और छोटे छोटे गांव गुजर रहे थे। यह वही रास्ता था
जिससे वह सालों पहले एक सपना लेकर शहर आया था। आज वह सपना पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। उसने देखा कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां करती थी। हर बूढ़ी औरत में उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कल्पित कर रहा था कि उसकी मां अब कैसी दिखती होगी। क्या उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए होंगे? क्या वह अब भी वैसी ही सीधी सादी होगी? उसने मन ही मन रिहर्सल की कि वह कैसे मां के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा और उसे अपने साथ अपनी सरकारी कोठी में ले आएगा। वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा जो वह इतने सालों से नहीं दे पाया। गाड़ी जब उसके गृह जनपद की सीमा में दाखिल हुई तो पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां अगवानी के लिए खड़ी थीं। सायरन की आवाज गूंजने लगी। स्थानीय अधिकारी और नेता नए डीएम साहब के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े थे। विक्रम को यह सब बहुत खोखला लग रहा था। वह इन औपचारिकताओं से चिढ़ रहा था। वह चाहता था कि वह सीधे अपने गांव जाए, लेकिन प्रोटोकॉल और जिम्मेदारियां उसके पैरों की बेड़ियां बनी हुई थीं। उसने अपने माताथों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी शोर शराबा या स्वागत समारोह न हो। उसका व्यवहार इतना सख्त और रूखा था कि सभी अधिकारी सहम गए। वे नहीं जानते थे कि उनका नया साहब किसी प्रशासनिक सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा के बोझ तले दबा होने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। सरकारी गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद विक्रम ने सबसे पहले अपने गांव माधोपुर के बारे में जानकारी मांगी। उसने वहां के एसडीएम को बुलाया और पूछा, माधोपुर गांव की स्थिति क्या है? वहां बाढ़ के बाद क्या हालात हैं? एसडीएम ने बताया, सर, वह गांव तो काफी पिछड़ा हुआ है। बाढ़ ने वहां काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। विक्रम ने अपनी मां का नाम लेने की कोशिश की। वहां सावित्री देवी नाम की कोई महिला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह एक डीएम होकर अपनी ही मां के बारे में पूछने में संकोच कर रहा था। उसे डर था कि अगर किसी को पता चला कि डीएम की मां वहां रहती है तो क्या तमाशा बनेगा। उसने बात बदल दी और कहा, मैं कल खुद वहां का दौरा करूंगा। पूरी गोपनीयता बरती जाए। रात को गेस्ट हाउस के कमरे में विक्रम को नींद नहीं आई। वह बालकनी में खड़ा होकर उस दिशा में देख रहा था जिधर उसका गांव था। हवा में उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। आर्यन अब स्थिर था और सो रहा था। रिया भी थकान से चूर होकर सो चुकी थी। केवल विक्रम जाग रहा था और उसका अतीत जाग रहा था। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि उसने बहुत देर कर दी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। विक्रम, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। तूने अपनी जवानी और अहंकार में जिसे भूलने की कोशिश की, वही तेरा मूल है। पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, अगर जड़ें सूख गईं तो वह गिर जाएगा। अगली सुबह का सूरज विक्रम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूरज होने वाला था। उसने अपनी वर्दी पहनी, लेकिन आज उसे वह वर्दी एक कवच नहीं बल्कि एक बोझ लग रही थी। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। दुनिया के लिए वह एक सख्त प्रशासक था, लेकिन उस आईने में उसे एक अपराधी दिखाई दे रहा था। उसने तय किया कि आज वह प्रोटोकॉल तोड़कर सबसे पहले अपनी मां के पास जाएगा। उसने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, माधोपुर जाना है। और सुनो, सायरन नहीं बजेगा। ड्राइवर हैरान था, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। काफिला निकल पड़ा। विक्रम का दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। हर गुजरता हुआ किलोमीटर उसे उसकी नियति के करीब ले जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि विकास के नाम पर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन गरीबी का चेहरा अब भी वही था। पक्की सड़कें बनी थीं, लेकिन उनके किनारे झोपड़ियां अब भी टूटी फूटी थीं। विक्रम की गाड़ी जब माधोपुर की कच्ची सड़क पर मुड़ी तो धूल का एक गुबार उठा। गांव वाले अपनी अपनी जगहों से उठकर देखने लगे कि इतनी बड़ी गाड़ियां किसके घर जा रही हैं। विक्रम की नजरें उस पुराने बरगद के पेड़ को ढूंढ रही थीं
जिसके पास उसका घर था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, उसका दिल बैठने लगा। वहां का नक्शा ही बदल चुका था। जहां उसका घर होना चाहिए था, वहां अब कुछ और ही दिख रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी तूफान के आने की नहीं, बल्कि किसी तूफान के गुजर जाने की गवाही दे रहा था। गाड़ी रुकी। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसके जूतों पर गांव की धूल लग गई। वही धूल जिसे उसने कभी अपने दामन से झड़ने की कोशिश की थी। गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्ग दौड़ते हुए आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। अरे, यह तो लल्ला है अपना विक्रम, डीएम साहब बन गए। भीड़ जमा होने लगी। लोग उसे विस्मय से देख रहे थे, लेकिन विक्रम की आंखें भीड़ में केवल एक चेहरे को तलाश रही थीं। उसने कंपकंपाती आवाज में प्रधान से पूछा, काका, मेरी मां सावित्री, वह कहां है? मेरा घर कहां है? प्रधान का चेहरा उतर गया। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। वह खामोशी विक्रम के कानों में किसी विस्फोट की तरह गूंजी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने आने में बहुत देर कर दी है, शायद बहुत ज्यादा देर। गांव के प्रधान और बुजुर्गों की चुप्पी विक्रम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वह अपनी वर्दी की अकड़ भूलकर एक सामान्य, डरे हुए इंसान की तरह उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रधान ने अपनी पगड़ी ठीक की और नजरें झुकाते हुए भारी मन से कहा, साहब, आप बहुत देर से आए। वह घर जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वह तो 3 साल पहले ही बाढ़ में बह गया था। विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। बह गया, उसने अविश्वास से दोहराया, लेकिन मां ने मुझे कभी नहीं बताया। भीड़ में से किसी ने दबी जुबान में कहा, बताती कैसे साहब, आप कभी सुनने आए ही नहीं। यह ताना सीधा विक्रम के दिल पर लगा, किसी तीर से भी ज्यादा तेज। विक्रम बदहवास होकर उस दिशा में दौड़ा जहां उसका पुश्तैनी घर हुआ करता था। उसके पीछे सुरक्षाकर्मी और गांव वाले भी चले। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वहां अब कोई घर नहीं था, केवल ईंटों का एक मलबा और जंगली घास का ढेर था। जिस आंगन में वह खेला था, जहां तुलसी का चौरा था, वहां अब आवारा कुत्ते बैठे थे। वह जमीन जो उसके पूर्वजों की निशानी थी, अब बंजर और वीरान पड़ी थी। विक्रम घुटनों के बल उस मलबे पर बैठ गया। उसने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उसे सीने से लगा लिया। यह वही घर था जिसकी दीवारों को गिरवी रखकर उसकी मां ने उसे शहर भेजा था। आज वह शहर का राजा बनकर लौटा था, लेकिन उसका महल खंडहर बन चुका था। तभी भीड़ में से एक बूढ़े काका आगे आए। उन्होंने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, लल्ला, जब घर गिरा था तब तेरी मां ने बहुत आस लगाई थी कि तू आएगा। वह मलबे में से तेरी किताबें ढूंढ रही थी, अपनी गृहस्थी नहीं। लाला दीनदयाल ने कर्ज के बदले जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारी सावित्री के पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची थी। विक्रम ने गुस्से और दुख से लाला का नाम सुना। वही साहूकार जिसके सामने उसकी मां गिड़गिड़ाती थी। विक्रम एक डीएम था। उसके एक आदेश पर लाला जैसे 100 साहूकार जेल जा सकते थे। लेकिन आज वह अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका था कि उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसे केवल अपनी मां की बेबसी दिखाई दे रही थी। तो वह अब कहां है? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में एक जंगली जानवर जैसा दर्द था। मेरी मां कहां रहती है? प्रधान ने हिचकिचाते हुए गांव के पश्चिमी छोर की ओर इशारा किया, जिधर श्मशान घाट और कूड़े के ढेर थे। वहां गांव के बाहर उस टीले के पास एक झोपड़ी बनाकर रहती है। श्मशान के पास। यह सुनते ही विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी मां, जिसने उसे जीवन दिया, वह मृत्यु के साये में रह रही थी। उसने अपनी सरकारी गाड़ी की ओर देखा, फिर उस कीचड़ भरे रास्ते की ओर। उसने ड्राइवर को हाथ के इशारे से रोका और पैदल ही उस दिशा में चल पड़ा। आज उसे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं थी।
यह प्रायश्चित की यात्रा थी जिसे उसे नंगे पैर तय करना चाहिए था। गांव के सकरे और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए विक्रम को लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। औरतें घूंघट की ओट से बातें कर रही थीं। देखो, यही है वह कलेक्टर बेटा। अब आया है जब बेचारी की आंखें फूट गईं। बड़े लोग हैं भाई, गरीबों को क्यों याद रखेंगे। ये शब्द विक्रम के कानों में तेजाब की तरह पड़ रहे थे। वह जानता था कि वह इन तानों का हकदार है। वह अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। उसके महंगे जूते कीचड़ में सन गए थे। उसकी इस्त्री की हुई वर्दी पसीने से भीग गई थी। वह अपने ही गांव में एक अजनबी, एक अपराधी की तरह चल रहा था। हर कदम पर उसे अपनी मां का संघर्ष याद आ रहा था। कैसे वह नंगे पैर इन रास्तों पर चलती होगी, केवल एक वक्त की रोटी के लिए। जैसे जैसे वह बस्ती से दूर श्मशान की ओर बढ़ रहा था, बदबू तेज होती जा रही थी। यह गांव का सारा कूड़ा फेंका जाता था। गिद्ध और कौवे आसमान में मंडरा रहे थे। विक्रम का दिल घबराने लगा। क्या सच में उसकी मां यहां रहती है? यह जगह तो इंसानों के रहने लायक नहीं थी। यहां तो जानवर भी नहीं रह सकते। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे शर्म महसूस हुई। अगर उसकी मां यहां सालों से सांस ले रही है, तो उसे इस बदबू से घृणा करने का कोई हक नहीं है। उसने रुमाल हटा दिया और उस सड़ी हुई गंध को अपने फेफड़ों में भर लिया, ताकि उसे उस नरक का एहसास हो सके जिसमें उसने अपनी मां को धकेल दिया था। कुछ दूर चलने के बाद झाड़ियों के पीछे उसे एक ढांचा दिखाई दिया। इसे घर या झोपड़ी कहना भी गलत होगा। यह बांस की खप्पचियों, फटी हुई प्लास्टिक की बोरियों और सूखे ताड़ के पत्तों से बना एक गिरता हुआ सा आश्रय था। इसकी छत इतनी नीची थी कि कोई सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। दरवाजे की जगह एक पुराना टाट का बोरा लटका हुआ था। झोपड़ी के बाहर एक टूटी हुई खाट पड़ी थी और पास में ही मिट्टी का एक काला पड़ा हुआ चूल्हा था, जिसमें शायद कई दिनों से आग नहीं जली थी। विक्रम वहीं ठिठक गया। उसके पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। क्या यही वह महल है जो उसने अपनी मां को दिया है? उसका अपना सरकारी बंगला एकड़ में फैला था और उसकी मां इस कबूतर खाने में सिमटी हुई थी। हवा का एक झोंका आया और उस झोपड़ी की प्लास्टिक फड़फड़ाने लगी। ऐसा लगा जैसे वह झोपड़ी भी विक्रम की हंसी उड़ा रही हो। विक्रम ने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर गंदे पानी का जमाव था, जिसमें मच्छर भिन भिना रहे थे। वहां जीवन के कोई संकेत नहीं थे, केवल मृत्यु की निस्तब्धता थी। विक्रम को एक भयानक डर ने जकड़ लिया। क्या वह जिंदा भी है या वह केवल उसकी लाश लेने आया है? उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव वाले और उसके सुरक्षाकर्मी काफी पीछे खड़े थे। वे भी इस जगह आने से कतरा रहे थे। विक्रम अकेला था, अपने पापों और अपनी मां के बीच। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों से उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे टाट के पर्दे के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक धीमी, रुक रुक कर आती खांसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज हो, लेकिन विक्रम के लिए वह किसी संगीत से कम नहीं थी। वह जिंदा है। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसे ग्लानि ने घेर लिया। उस खांसने की आवाज में इतना दर्द था कि विक्रम का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि पर्दा हटा सके, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे डर लग रहा था। वह दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों का सामना कर सकता था, दंगों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह अपनी बूढ़ी, लाचार मां का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने भरे हुए गले से पुकारा, मां। उसकी आवाज बहुत धीमी निकली, शायद हवा के शोर में दब गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल खांसने की आवाज जारी रही। विक्रम ने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, मां, मैं हूं। विक्रम। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। खांसी भी रुक गई,
शायद अंदर बैठी सावित्री को लगा कि यह उसका कोई भ्रम है, जैसा कि उसे अक्सर होता था, या शायद उसे लगा कि कोई गांव का शरारती बच्चा उसे तंग करने आया है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि उसकी मां ने उसके आने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उसने कांपते हाथों से उस गंदे टाट के पर्दे को हटाया और सिर झुकाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था। बाहर की तेज धूप के बाद विक्रम को कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सीलन, पुरानी बीमारियों और गरीबी की गंध। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हुईं। उसने देखा कि कोने में जमीन पर कुछ चीथड़ों के ऊपर एक मानव आकृति लेटी हुई है। वह इतनी दुबली और सिकुड़ी हुई थी कि उसे इंसान समझना मुश्किल था। वह हड्डियों का एक ढेर लग रही थी जिस पर चमड़ी मड़ दी गई हो। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और वह एक फटी हुई साड़ी में लिपटी थी। विक्रम, कुछ चीथड़ों के ऊपर तुमाल बिखरे हुई थी, का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह उसकी मां थी, वह मजबूत औरत जो खेतों में दिन भर काम करती थी, जो उसे अपने कंधे पर उठा लेती थी। सावित्री ने आहट पाकर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। मोतियाबिंद की वजह से उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह एकटक शून्य में घूर रही थी। उसने अपनी कमजोर, कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है? वहां मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है बेटा। जाओ यहां से। उसे लगा कोई चोर या भिखारी आया है। विक्रम के मुंह से एक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन वह सिसकी बनकर रह गई। वह वहीं घुटनों के बल उस गीली, कच्ची जमीन पर गिर पड़ा। वीलेंट, उसका सूट, उसका रुतबा, उसका अहंकार सब उस झोपड़ी की धूल में मिल गया। वह रेंगते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और उसके ठंडे, सूखे पैरों को पकड़ लिया। सावित्री चौंक गई। किसी का स्पर्श उसे वर्षों बाद महसूस हुआ था। उसने अपने पैरों को खींचने की कोशिश की। कौन है तू? छोड़ मुझे। विक्रम ने अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैं हूं, तेरा विक्रम, तेरा बेटा आ गया। मां। सावित्री का शरीर एक पल के लिए जम गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। क्या यह सच है या मौत से पहले का कोई आखिरी सपना? उसने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया और टटोलते हुए विक्रम के सिर पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने विक्रम के बालों को, उसके चेहरे को छुआ, उसे वह स्पर्श याद आ गया। मां की उंगलियां आंखों से बेहतर देख सकती हैं। उसने पहचान लिया, यह उसी का खून था, उसी का अंश था। विक्रम, उसने अविश्वास से पूछा। मेरा लल्ला। उसके सूखे गले से यह शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर अपने गालों से लगा लिया और चूमने लगा। हां मां, मैं हूं। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत देर कर दी। विक्रम के गर्म आंसू सावित्री के हाथों पर गिर रहे थे। सावित्री के चेहरे पर भावों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। खुशी, दर्द, शिकायत और फिर अपार ममता। उसकी पथराई आंखों से भी आंसू बह निकले, जो उसकी झुर्रियों से होते हुए कानों तक लुढ़क गए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। उसने बस अपनी बाहें फैला दी। विक्रम उस हड्डियों के ढांचे से लिपट गया, जैसे कोई बच्चा डरकर मां की गोद में छिप जाता है। झोपड़ी के बाहर गांव वाले और पुलिसकर्मी घेरा बनाए खड़े थे। अंदर से एक वयस्क पुरुष के रोने की आवाज आ रही थी, जो दिल को चीरने वाली थी। गांव का सबसे कठोर व्यक्ति भी उस समय अपनी आंखें पोंछ रहा था। यह मिलन खुशी का नहीं, बल्कि एक गहरे पश्चाताप का था। अंदर विक्रम अपनी मां की हालत देखकर पागल जैसा हो रहा था। उसने देखा कि पास में एक मिट्टी के बर्तन में सड़ा हुआ पानी रखा है और एक सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा है जिस पर चींटियां चल रही हैं। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने सोचा कि वह एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर हस्ताक्षर करता रहा, पार्टियां करता रहा, और उसकी जन्मदात्री यहां कीड़े मकोड़ों की तरह जी रही थी। उसने खुद को धिक्कारा। मैं नरक में जाऊंगा।
उसने मन ही मन सोचा। सावित्री ने रोते हुए विक्रम का चेहरा टटोला। बेटा, तू आ गया। मैंने कहा था ना सबसे कि मेरा बेटा आएगा। लोग हंसते थे, कहते थे मैं पागल हूं, लेकिन मुझे पता था उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल अपने विश्वास के सही साबित होने का संतोष था। यह विक्रम को और भी ज्यादा मार रहा था। अगर वह उसे गालियां देती, उसे मारती, तो शायद उसका बोझ कम हो जाता, लेकिन यह निस्वार्थ प्रेम उसे अंदर से जला रहा था। उसने मां को देखा, उसकी आंखें जो अब देख नहीं सकती थीं। मां, तेरी आंखें, विक्रम ने सिसकते हुए कहा। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, अब तू आ गया है ना, तू ही मेरी आंखें हैं, मुझे अब और क्या देखना है। विक्रम ने तुरंत फैसला लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने कहा, मां, अब एक पल भी तुम यहां नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। उसने झुककर सावित्री को अपनी गोद में उठा लिया। सावित्री का वजन इतना कम था कि विक्रम को लगा वह किसी बच्चे को उठा रहा है। वह उस मलबे और गंदगी से अपनी मां को उठाकर बाहर लाया, जैसे कोई कीमती खजाना निकाल कर लाया हो। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि उनका डीएम साहब अपनी वर्दी खराब होने की परवाह किए बिना एक गंदी, बूढ़ी और बीमार औरत को गोद में उठाए हुए हैं। सावित्री ने अपने गंदे पल्लू से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका सिर गर्व से ऊंचा रखा। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। रास्ता देने के लिए विक्रम के चेहरे पर अब आंसू नहीं, बल्कि एक भयानक गंभीरता थी। उसने अपनी गाड़ी के पास जाकर ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने दौड़कर पिछला दरवाजा खोला। विक्रम ने बहुत सावधानी से सावित्री को उस आलीशान सीट पर लेटाया, जिस पर कभी मंत्री और बड़े अधिकारी बैठते थे। सावित्री उस मुलायम गद्दे को छूकर सहम रही थी। उसने कहा, बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मां, यह गाड़ी, यह वर्दी, यह सब तेरी धूल के बराबर भी नहीं है। उसने खुद मां का सिर अपनी गोद में रख लिया और ड्राइवर से कहा, अस्पताल चलो, सबसे अच्छे अस्पताल, और सायरन बजाओ ताकि सबको पता चले कि मेरी मां जा रही है। गाड़ियों का काफिला वापस मुड़ा। इस बार सायरन की आवाज में एक अजीब सी चीख थी, मानो वह व्यवस्था को जगा रही हो। विक्रम अपनी मां के बालों को सहला रहा था। सावित्री ने एक सुकून की सांस ली। उसे लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया। उसे गाड़ी की ठंडक, बेटे का स्पर्श और सुरक्षा का एहसास मिल रहा था। लेकिन विक्रम देख रहा था कि मां की सांसें बहुत उखड़ी हुई हैं। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और नब्ज बहुत धीमी थी। मिलन की खुशी ने शायद उनके कमजोर दिल पर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था। विक्रम ने डरते हुए कहा, मां, सोना मत, हम बस पहुंच रहे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। आर्यन भी आया है, तेरा पोता, तुझे उससे मिलना है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सावित्री ने धीरे से विक्रम का हाथ दबाया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरा घर मिल गया। उसका इशारा विक्रम की गोद की तरफ था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई थी। उसने अपनी वह पोटली, जो उसने अपनी कमर में खोंस रखी थी, निकालने की कोशिश की। उसमें वही चांदी का सिक्का था जो विक्रम ने शादी में फेंक दिया था। उसने किसी तरह उसे ढूंढकर वापस सहेज लिया था। उसने वह सिक्का विक्रम की हथेली पर रखा और कहा, इसे संभाल कर रखना, तेरी अमानत। विक्रम ने चीखकर ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा, लेकिन सावित्री की पकड़ ढीली होने लगी थी। क्या यह पुनर्मिलन केवल एक विदाई का प्रस्तावना था? गाड़ी के सायरन की गूंज सड़क के शोर को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन कार के अंदर एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, जो केवल सावित्री की उखड़ी हुई सांसों से टूट रहा था। विक्रम ने अपनी मां का सिर अपनी छाती से लगा रखा था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वह अपनी मां की छाती से लगकर सोता था। उसकी महंगी वर्दी मां के गंदे कपड़ों और पसीने से सन चुकी थी।
लेकिन उसे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह बार बार ड्राइवर को तेज चलने का आदेश दे रहा था और बीच बीच में भगवान से बुदबुदाते हुए सौदेबाजी कर रहा था। हे ईश्वर, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा पद ले ले, लेकिन मेरी मां को कुछ वक्त दे दे। वह जानता था कि पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त और मां की सांसें खरीदने की औकात दुनिया के किसी खजाने में नहीं है। सावित्री की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, मानो उसे अपनी अंतिम मंजिल मिल गई हो। अपने बेटे की गोद। जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में हड़कंप मच गया था। खबर फैल चुकी थी कि डीएम साहब अपनी मां को लेकर आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम स्ट्रेचर लेकर गेट पर खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, विक्रम ने किसी को मां को छूने नहीं दिया। वह खुद सावित्री को गोद में उठाकर अंदर भागा। डॉक्टर, जल्दी देखो, मेरी मां को बचाओ। उसकी दहाड़ से पूरा अस्पताल गूंज उठा। यह वही विक्रम था जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी कांपते थे, लेकिन आज उसकी आवाज में एक असहाय बच्चे की पुकार थी। सावित्री को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। वेंटिलेटर, मॉनिटर और नलियां, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पूरा तामझाम उस कमजोर हड्डियों के ढांचे को घेरने लगा। विक्रम कांच की दीवार के बाहर खड़ा अपनी मुट्ठी भींचे अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। उसे वह हर पल याद आ रहा था जब उसने मां के फोन काटे थे, जब उसने चिट्ठियां फाड़ी थीं। वह अतीत का राक्षस अब उसे निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सीएमओ ने संकोच करते हुए कहा, सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माताजी के शरीर में जान ही नहीं बची है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। गंभीर कुपोषण और डिहाइड्रेशन ने उनके दिल को बहुत कमजोर कर दिया है। सच तो यह है सर कि वे अब तक केवल अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा थीं। चिकित्सकीय रूप से उन्हें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। विक्रम दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। इच्छा शक्ति, हां, वह जानता था। वह इच्छा शक्ति केवल उसे एक बार देखने की थी। उसकी मां ने मौत को भी दरवाजे पर रोक रखा था ताकि वह अपने बेटे को अंतिम विदाई दे सके। विक्रम ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की सोची, चिल्लाने की सोची, लेकिन फिर हाथ नीचे कर लिए। वह जानता था कि अपराधी डॉक्टर नहीं, वह खुद है। उसने धीरे से कहा, बस उन्हें दर्द मत होने देना। डॉक्टर, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत दर्द सहा है। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में रिया और आर्यन आते दिखाई दिए। रिया की आंखों में आंसू थे और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। आर्यन, जो अभी अभी बीमारी से उठा था, कमजोर कदमों से चल रहा था। विक्रम ने उन्हें देखा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। रिया ने जब आईसीयू के कांच से अपनी सांस को देखा, नली पट्टियों में जकड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, तो वह मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी। उसे वह दिन याद आया जब उसने सावित्री को गंदे थैले के लिए डांटा था। आज वही सावित्री जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। रिया दौड़कर विक्रम के पास आई और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने पाप किया है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। विक्रम ने उसे उठाया नहीं, न ही कुछ कहा। वह जानता था कि पाप में वे दोनों बराबर के भागीदार हैं। आर्यन ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, पापा, दादी को क्या हुआ है? यह सुन विक्रम ने आर्यन को गले लगा लिया और कहा, दादी थक गई हैं बेटा, बहुत थक गई हैं। डॉक्टर ने अनुमति दी कि वे अंतिम समय में मिल सकते हैं। विक्रम, रिया और आर्यन आईसीयू के अंदर गए। वातावरण में मशीनों की बीप बीप और दवाओं की गंध थी। विक्रम ने मां के कान के पास झुककर कहा, मां, आंखें खोलो, देखो, तुम्हारी बहू आई है, तुम्हारा पोता आर्यन आया है। सावित्री ने बहुत प्रयास से अपनी पलकें झपकाईं। उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका परिवार उसके पास है। उसने कांपता हुआ हाथ उठाया।
रिया ने आगे बढ़कर वह हाथ पकड़ लिया और उसे चूमते हुए सिसकने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूं। सावित्री ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए, बिना शब्दों के, केवल अपनी उंगलियों के दबाव से उसे माफ कर दिया। मां का दिल अदालत नहीं होता जहां फैसले सुनाए जाएं, वह तो बस करुणा का सागर होता है। उसने अपने हाथ से रिया के सिर पर आशीर्वाद दिया। फिर सावित्री ने अपना हाथ दूसरी तरफ घुमाया, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। विक्रम ने आर्यन को आगे किया। यह आर्यन है मां, तुम्हारा पोता। सावित्री के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। उसने अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से आर्यन के नन्हे चेहरे को टटोला। उसकी अंधी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। उसने अपनी कमर में बंधी उस पोटली की ओर इशारा किया जो अब बेड के साइड टेबल पर रखी थी। विक्रम समझ गया। उसने वह पोटली खोली और उसमें से वही काला पड़ा हुआ चांदी का सिक्का निकाला। उसने वह सिक्का सावित्री के हाथ में दिया। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से वह सिक्का आर्यन की मुट्ठी में बंद कर दिया। यह उसकी विरासत थी, उसका आशीर्वाद था। उसने टूटी फूटी आवाज में फुसफुसाया, झुक झुक जियो, कभी कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई सबसे कीमती सीख थी। अगले दिन माधोपुर में वह मंजर था जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। जिस सावित्री को गांव वालों ने पागल कहकर पत्थर मारे थे, जिसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं था, आज उसकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। जिले के सारे बड़े अधिकारी, नेता और पुलिस वाले वहां मौजूद थे। फूलों से सजा एक भव्य वाहन तैयार किया गया था, लेकिन विक्रम ने उसे मना कर दिया। उसने अपनी वर्दी उतार दी थी और सफेद धोती पहने, नंगे पैर अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। उसने किसी और को कंधा नहीं देने दिया। वह पूरे रास्ते अस्पताल से लेकर श्मशान घाट तक पैदल चला। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे। वे फुसफुसा रहे थे, देखो, कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसा बेटा है। लेकिन विक्रम जानता था कि यह झूठ है। वह श्रवण कुमार नहीं, बल्कि अपनी मां का हत्यारा था। गंगा का घाट, जहां सावित्री अक्सर अकेले बैठकर दिया जलाती थी, आज चंदन की लकड़ियों से महक रहा था। चिता सजाई गई। विक्रम ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। जैसे ही लपटें उठीं, विक्रम को लगा जैसे उसका अपना शरीर जल रहा है। आग की उन लपटों में उसे अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, और फिर वह धुआं बनकर आकाश में विलीन हो गई। वह शरीर जिसने उसे 9 महीने कोख में रखा और 30 साल तक दिल में, अब राख में बदल रहा था। विक्रम घुटनों के बल रेत में बैठ गया और आसमान की ओर देखकर चीख पड़ा। उसकी चीख में इतना दर्द था कि गंगा की लहरें भी थम गईं। रिया और आर्यन उसके पीछे खड़े थे। रिया ने आज कसम खाई कि वह आर्यन को विक्रम जैसा नहीं, बल्कि सावित्री जैसा बनाएगी। 13वीं के बाद विक्रम ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकार और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसका फैसला अटल था। उसने कहा, मैं एक जिले को क्या संभालूंगा जब मैं अपनी मां को नहीं संभाल सका। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी पीएफ का पैसा और अपनी पुश्तैनी जमीन सब कुछ दान कर दिया। जहां सावित्री की टूटी हुई झोपड़ी थी और जहां उसका ईंटों वाला घर गिरा था, वहां विक्रम ने एक भव्य इमारत बनवाई। लेकिन यह उसका घर नहीं था। यह एक वृद्धाश्रम और अनाथालय था, जिसका नाम रखा गया सावित्री धाम। इसके प्रवेश द्वार पर एक बड़ी मूर्ति लगवाई गई, जिसमें सावित्री एक फटी हुई साड़ी में, हाथ में पोटली लिए मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, मां का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। विक्रम अब उसी आश्रम में एक सेवक की तरह रहता है। वह अब सूट बूट नहीं पहनता, बल्कि साधारण कुर्ता पायजामा पहनता है। वह आश्रम के हर बुजुर्ग में अपनी मां को ढूंढता है।
वह उनके पैर दबाता है, उन्हें खाना खिलाता है और उनकी दवाइयों का ध्यान रखता है। रिया भी अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग छोड़कर अक्सर वहां आती है और बच्चों को पढ़ाती है। आर्यन अब बड़ा हो रहा है और वह जानता है कि वह चांदी का सिक्का जो उसके गले में ताबीज बनकर लटका है, उसके परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। गांव वाले कहते हैं कि विक्रम साहब पागल हो गए हैं, लेकिन विक्रम जानता है कि वह अब जाकर समझदार हुआ है। उसे अब नींद अच्छी आती है क्योंकि उसे लगता है कि रात के सन्नाटे में, आश्रम के गलियारों में, उसकी मां की पायल की आवाज गूंजती है जो उसे लोरी सुना रही है। एक शाम विक्रम गंगा के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और पानी लाल हो रहा था। उसने एक दिया जलाकर पानी में छोड़ दिया। दिया लहरों पर डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। विक्रम ने महसूस किया कि जीवन भी ऐसा ही है, डगमगाता हुआ, लेकिन अगर उसमें स्नेह का तेल हो तो वह अंत तक जलता रहता है। उसे याद आया मां का नियम कर्म का फल। उसने सोचा, मां, तुमने अपनी जान देकर आर्यन को बचा लिया। तुमने मेरे पापों का प्रायश्चित अपनी मृत्यु से करवाया। हवा का एक झोंका आया और उसके गालों को छू गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके आंसू पोंछ रहा हो। विक्रम मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं घर आ गया हूं मां, मैं घर आ गया हूं। और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज उठीं, मानो ईश्वर ने भी इस प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया हो। 10 साल बीत चुके थे। माधोपुर अब वह पुराना पिछड़ा हुआ गांव नहीं रहा था। पक्की सड़कें, बिजली और स्कूल विकास की बयार यहां भी पहुंच चुकी थी। लेकिन इस विकास के बीच जो चीज सबसे अलग चमक रही थी, वह थी सावित्री धाम। यह आश्रम अब पूरे उत्तर प्रदेश में मानवता की सेवा का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। यहां न केवल बेसहारा बुजुर्गों को आसरा मिलता था, बल्कि अनाथ बच्चों को शिक्षा और संस्कार भी दिए जाते थे। आश्रम के आंगन में लगा वह नीम का पेड़, जिसे कभी सावित्री ने अपने हाथों से लगाया था। विक्रम अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और कमर थोड़ी झुक गई थी। वह अब डीएम साहब नहीं, बल्कि आश्रम वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पूरे आश्रम में झाड़ू लगाता और फिर गंगा घाट पर जाकर ध्यान लगाता। उसकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह शांति जो तूफान के गुजर जाने के बाद समुद्र में आती है। वह अक्सर आश्रम के बच्चों को कहानियां सुनाता। आर्यन अब 20 साल का एक होनहार युवक हो चुका था। वह शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हर छुट्टी में वह दोस्तों के साथ पहाड़ों पर या विदेश घूमने नहीं जाता, बल्कि सीधे माधोपुर आता। वह आश्रम के बीमार बुजुर्गों का इलाज करता और उनके साथ समय बिताता। उसके गले में आज भी वह काला पड़ा हुआ चांदी का सिक्का एक ताबीज की तरह लटका रहता था। जब कोई पूछता कि यह क्या है, तो आर्यन गर्व से कहता, यह मेरी दादी का आशीर्वाद है। यह मुझे याद दिलाता है कि इंसान की असली दौलत बैंक में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती है। लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दिया। एक शाम जब गंगा आरती हो रही थी और हजारों दिए नदी में तैर रहे थे, विक्रम घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका समय अब निकट है। उसने गंगा की लहरों को देखा और मुस्कुराया। उसे लहरों में अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। तभी आर्यन पीछे से आया और उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। पापा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ रही है, चलिए अंदर। विक्रम ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा। विक्रम ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जिसमें उसने पिछले 10 सालों में अपने हर दिन का हिसाब लिखा था, अपने पापों का, अपने आंसुओं का और अपनी सेवा का। उसने वह डायरी आर्यन को सौंपी और कहा, मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना।
इसमें मैंने अपनी सारी गलतियां लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम और आने वाली पीढ़ियां यह जाने कि सफलता का नशा कैसे इंसान को जानवर बना देता है। इसे पढ़कर तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी को माथे से लगाया और कहा, पापा, आप कहीं नहीं जा रहे। अभी हमें बहुत काम करना है। विक्रम हंसा, एक हल्की और पवित्र हंसी। मेरा काम पूरा हो गया बेटा, मां बुला रही है। कुछ दिनों बाद एक शांत पूर्णिमा की रात को विक्रम ने अपनी देह त्याग दी। उसकी मृत्यु पर कोई मातम नहीं हुआ, बल्कि पूरे गांव ने सावित्री धाम में दीप जलाए। उसे उसी श्मशान घाट पर मुखाग्नि दी गई जहां उसने अपनी मां को दी थी। लेकिन इस बार हवा में दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी पूर्णता थी। विक्रम अपनी मां की गोद में वापस लौट गया था। गांव वालों ने कहा कि जब उसकी चिता जल रही थी तो धुएं की आकृति ऐसी लग रही थी मानो कोई मां अपने बेटे को गले लगा रही हो। विक्रम और सावित्री की कहानी माधोपुर की लोक कथाओं में अमर हो गई, एक ऐसी कहानी जो हर घर में सुनाई जाती है ताकि कोई और बेटा अपनी सावित्री को न भूले। आज भी जब कोई यात्री माधोपुर से गुजरता है और सावित्री धाम के गेट पर लगी उस बूढ़ी औरत की मूर्ति को देखता है, तो उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। मूर्ति के नीचे लिखे शब्द धूप और बारिश में भी नहीं मिटे हैं। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मां का आंचल और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अपनी जड़ों को सींचो, इससे पहले कि वे सूख जाएं। और गंगा वह आज भी बह रही है, कल भी बहेगी, अनंतकाल तक। यह याद दिलाती हुई कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और प्रेम ही वह शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है।